In the today lecture, with part 10th video lecture, we will discuss about the division of integers. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स क्या है, चलो देखते हैं। आप लोगों को पता होगा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो मेथड्स है वो अपने आप एक दूसरे के साथ इनवर्स ऑपरेशन है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि 15 मल्टीप्लाई बाई 3 and we know that 15 3s are 45 happen. Okay, now look here, this is a simple multiplication process. 15 is multiplied with 3 and it give 45. अब बच्चों अगर मैंने 45 को डिवाइड किया, इस 45 को मैंने डिवाइड किया 3 के साथ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 45 को अगर 3 के साथ मैं डिवाइड करूंगा देन आई गेटिंग 15। आप लोगों को पता है, आपने 45 डिवाइडेड बाई 3 चाहे आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, या तो फिर आप 45 को डिवाइड करें 3 के साथ। ये तीनों के तीनों जो है वो राइट मीनिंग है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये लिखने का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो मीनिंग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने जो लिखा, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा। 45 डिवाइडेड बाई 3 रीड किया जाता है 45 बाई 3 या तो 45 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये न्यूमरेटर पार्ट है, ये डिनोमिनेटर पार्ट है। तो कहने का मतलब है तीनों का मीनिंग एक होता है। आपने 3 1 जा 3 करेंगे, यहाँ पे 1 मिलेगा, ऊपर से 5 आपने टेक किया, फिर 3 5 जा 15, देन 0 0 एज ए रिमाइंडर गेटिंग। फाइनली कहना क्या चाहता हूँ, 45 को 3 के साथ डिवाइड करने के बाद आपको 15 मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे मिला, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 45, जबकि 45 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 15 मिला। तो कहने का मतलब ये अपने आप में एक इनवर्स प्रोसेस है। इसका अगर उल्टा करो तो ये होता है। आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा होगा कई बार, मैं ऐसे लिखता था कि 15 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 45। अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड वाला 3 होगा, तो 15 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, ये भी राइट है। तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों जो ऑपरेशन है वो अपने आप में एक इनवर्स प्रोसेस है। चलो थोड़े बहुत और एग्जांपल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई -6 तो कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई -6 हमें पता है -18 होता है। क्लियर बच्चों? अगर मैं लिखूं -4 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखूं तो कितना होगा? 7 4 जा 28, और वो भी नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव गिव्स नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव गिव्स नेगेटिव, यानी डिफरेंट सिंबल मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। सेम सिंबल अगर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम सिंबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है। अगर सेम सिंबल मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होगा। जैसे कि एक एग्जांपल में टेक करो आप लोगों को, -8 मल्टीप्लाई बाई -7 अगर हमने किया तो क्या होगा? -8 मल्टीप्लाई बाई -7 56 मिलेगा आप लोगों को। नेगेटिव नेगेटिव गिव पॉजिटिव, क्लियर? यानी 7 8 से 56। या तो दोनों को हम पॉजिटिव रखें, जैसे दोनों को नेगेटिव रखा फिर भी आंसर पॉजिटिव मिला। दोनों को अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव रखें, जैसे कि मैं 8 मल्टीप्लाई बाई 9 लिखूं, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इट्स गिव 72 पॉजिटिव, 8 9 जा 72। तो कहने का मतलब सेम साइन होती है और मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव मिला। डिफरेंट सिंबल होता है और फिर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट नेगेटिव में मिलता है। यही जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट? सेम साइन मल्टीप्लाई देन गिव्स पॉजिटिव आंसर, एंड डिफरेंट सिंबल्स मल्टीप्लाई देन इट्स गिव नेगेटिव सिंबल, यानी नेगेटिव आंसर। अगर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे यानी सेम साइन वाले होंगे, ये जो दो है ना बच्चों, ये सेम सिंबल वाले हैं। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप, -8 और -7 यानी दोनों माइनस था। यहाँ पे 8 को देखो, यहाँ पे 9 को देखो, यानी दोनों पॉजिटिव था। तो कहने का मतलब अगर सेम साइन होती है, एक जैसा सिंबल होता है, सेम साइन, जब सेम साइन होता है और मल्टीप्लाई हम लगाते हैं तो आंसर पॉजिटिव में मिलता है। अगर डिफरेंट साइन होती है, देखो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है,
जब डिफरेंट सिंबल होता है, यानी 3 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, तो दोनों डिफरेंट सिंबल लेकर बैठे हैं, साइन लेकर बैठे, एक पॉजिटिव लेकर बैठा है, एक नेगेटिव लेकर बैठा है। आप यहाँ पे देख लीजिए 4 नेगेटिव है 7 पॉजिटिव है। तो जब डिफरेंट सिंबल डिफरेंट साइन होती है ना, मेरे कहने का मतलब है डिफरेंट साइन के जब इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में जो आपको मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। देखिए आपने यहाँ पे हमको ये सेम सिंबल यहाँ पे सेम रूल्स अप्लाई करना है डिवीजन के प्रोसेस में। और डिवीजन के प्रोसेस में हालांकि आप देख रहे हो जैसे कि डिवीजन वर्ड्स है, तो डिवीजन करना है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करना होगा। तो मान लो कि मैं कोई इंटीजर्स टेक कर रहा हूँ जो पॉजिटिव है, आपको डिवाइड तो आता है कैसे करना है वो आप जानते हो, बस सिंबल का जो खेल है वो समझ लो। अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव है उसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ कोई पॉजिटिव सिंबल के हिसाब, तो रिजल्ट में मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 15 को डिवाइड कर 3 के साथ, तो 15 भी मेरा पॉजिटिव है 3 भी मेरा पॉजिटिव है, तो जो आज का आंसर मिलेगा वो कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज गिव 5, तो 5 भी मेरा पॉजिटिव ही होगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स कैसे थे बच्चों, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सेम साइन का सिंबल अप्लाई, देखो सेम साइन होता है तो पॉजिटिव देता है, तो यहाँ पे भी सेम साइन है तो पॉजिटिव। ओके, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव वाला इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा भी पॉजिटिव वाला इंटीजर गिव्स पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव वाला इंटीजर गिव्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव वाला इंटीजर गिव्स नेगेटिव आंसर। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो यहाँ पे अगर मैंने -15 डिवाइडेड बाय -3, देखो दोनों को मैंने माइनस टेक किया, -15 डिवाइडेड बाय -3, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मुझे पॉजिटिव 5 ही मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। कैसे पॉजिटिव, देखिए 15 माइनस डिवाइडेड बाय -3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -15 डिवाइडेड बाय -3 को तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ना वो कट हो जाते हैं और रिजल्ट में मुझे 5 मिलता है, यानी 3 5 जा 15, 5 मुझे मिला। तो कहने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या सेम सिंबल के होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सिंबल के होते हैं। या तो आप ऐसे समझ लो कि कोई दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करना है किसी इंटीजर्स के साथ, कोई एक इंटीजर्स को कोई दूसरा इंटीजर्स डिवाइड कर रहा है, और अगर वो दोनों के सिंबल जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है माइनस वाला या प्लस वाला वो सेम होता है, यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन, यहाँ पे प्लस प्लस सेम साइन, तो ये जो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस सेम सिंबल वाला होता है, ऐसे टाइम पे जो रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलता है। चलो इसका उल्टा दूसरा अनदर 2 रूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसके बीच में अगर डिवाइड चला तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, या तो एक नेगेटिव होगा डिवाइडेड बाय एक पॉजिटिव होगा तो भी रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल्स आया, डिफरेंट सिंबल का, देखो डिफरेंट साइन का है, ये इंटीजर्स डिफरेंट साइन लेकर बैठा है, ये इंटीजर्स डिफरेंट साइन लेकर बैठा है। मैंने ब्रैकेट में अभी कोई इंटीजर्स नहीं रखा, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे कोई इंटीजर्स आएंगे ही नहीं, इस ब्रैकेट में कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स नेगेटिव, negative integers divided by positive integers gives negative integers, then positive divided by positive integers always answer gives positive, या तो फिर negative integers divided by negative integers gives positive answer। तो अगर डिफरेंट सिंबल हुआ डिवाइड करने का, जो दो इंटीजर्स है उसके पास डिफरेंट सिंबल हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव, अगर सेम सिंबल हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ओके बच्चों, ये था सेम साइन का रूल। ठीक है, चलो अब थोड़े एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, already you are looking the 4 questions. There are 72 divided by -8 equal to how much, then second, third and so on, fourth one. So let us start. First of all, in the first type of division integers, when we try to divide the two integers, first of all we need to check about which type of symbol, which type of integers we have to given। देखिए बच्चों 72 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों इंटीजर्स को पहले हम देखेंगे कि ये सेम सिंबल वाले में से आया या डिफरेंट सिंबल में से आया। समझ में आ रही है बात, डिवाइड की प्रोसेस चल रही है, पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए।
पहला इंटीजर है 72 जो अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा पीछे वाला जो बैठा है यानी डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये -8 है जो अपने आप में एक नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये तो डिफरेंट सिंबल में से आया, ठीक है, इसको तो हम डिफरेंट साइन कहते हैं। डिफरेंट साइन यानी दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होती है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलेगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखिए 28 है, यहाँ पे 4 है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 72 डिवाइडेड बाई 8 हम करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई -8 करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हटा दीजिए, 8 9 जा क्या आएगा, 8 9 जा 72, 0 0 एज ए रिमाइंडर, ठीक है। तो अब 8 मेरा नेगेटिव था, यहाँ पे मैंने तो ये सिर्फ 8 ऐसा ही रखा, मुझे डिवाइड करना था इसलिए, पर क्वेश्चन में मुझे 8 जो दिया था वो नेगेटिव वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे जो मिला आंसर ऊपर वो 9 मुझे नेगेटिव मिलेगा। अब ऐसा क्यों है देखिए, अगर मैं 8 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ पॉजिटिव 9 से करता, 8 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ पॉजिटिव 9 से करता, तो ये क्या आता, 8 9 जा 72, नेगेटिव पॉजिटिव गिव्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 72 आता, और मेरे क्वेश्चन में तो पॉजिटिव 72 है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है कि इसको भी मुझे नेगेटिव रखना पड़ता, क्योंकि 8 9 जा 72, नेगेटिव नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव, सेम सिंबल होता है तो प्लस आता है। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में बहुत बार ऐसे सम किए हैं, ठीक है बच्चों। देन 72 पॉजिटिव कम एंड 72 ऑलरेडी इन माय क्वेश्चन, दैट माय आंसर इज -9। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो आप डिफरेंट सिंबल या तो सेम सिंबल वाले जो टिप्स ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं है, मतलब ये यही रूल्स को फॉलो करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए -28 -4, देखिए एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, दोनों के पास नेगेटिव सिंबल है, यानी ये सेम साइन में से आया। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स के पास सेम साइन है, इसको हम सेम साइन कहते हैं कि दोनों के पास सेम एक जैसी सिंबल है। बच्चों जब एक जैसी सिंबल होती है तो आंसर में क्या आता है, प्लस, तो पॉजिटिव मुझे आंसर मिलेगा, ये तो बात फिक्स हो गई क्योंकि सेम साइन है। पर अगर मैं 5 लिखूं या तो +5 लिखूं, दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ बच्चों। अगर मैं 8 लिखूं या पॉजिटिव 8 लिखूं, दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ। यानी मैथमेटिक्स में हम 99% हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को मुझे लिखना है, पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बस सिंपल 5 या तो सिंपल 8 लिख देता हूँ, उसके सामने पॉजिटिव सिंबल करने की कोई जरूरत नहीं होती। मुझे पता है जब कि इसका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा तो मैं कोई सिंबल नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही जो भी आंसर मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब 28 डिवाइडेड बाई 4, हाउ मच इज गेटिंग, लुक 28 डिवाइडेड बाई 4, इट्स नथिंग बट we can do like this one, 28 divided by 4. Now 4 7 ja what happened, 4 7 ja 28, then 0 0 as a remainder. It means that -28 divided by -4, it give +7. Now why +7? अब आप सोचिए कि ये +7 क्यों आया, इसको मैंने पॉजिटिव ही क्यों रखा, आप सोचिए क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि +7 रखने का रीजन क्या है। अब आप यहाँ पे देखिए -18 है, यहाँ पे +3 है। अब आप सोचो क्या इस केस में से ये आया है क्वेश्चन या इस केस में से क्वेश्चन आया, -18 डिवाइडेड बाई +3। एक इंटीजर है जिसके पास नेगेटिव सिंबल है, दूसरा इंटीजर है जिसके पास पॉजिटिव सिंबल है, तो ये तो भाई डिफरेंट सिंबल में से केस आया, जबकि ये केस मेरा डिफरेंट साइन में से आया है। तो मुझे पता है कि डिफरेंट साइन आता है तो रिजल्ट मुझे मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। अब बच्चों 18 डिवाइडेड बाई 3 करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, 3 6 18, 0 0 एज ए रिमाइंडर, तो भाई 6 है वो मेरा आंसर है। क्लियर हुआ, -6, इट मीन्स -18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -6। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको आप न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में से भी सोल्व कर सकते हो, रेशनल नंबर के जैसे। देखिए 18 नेगेटिव था, 3 पॉजिटिव था, तो क्या मैं -18 डिवाइडेड बाई 3 को मैं p/q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यस। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 6 3 जा 18 होता है और डिवाइडेड बाई 3 तो वैसे ही था, जबकि ये नेगेटिव सिंबल था तो ये किसी एक को नेगेटिव पकड़ा देगा, इसको इसने पकड़ा दिया, तो 3 3 क्या हो गया, कट हो गया, तो -6 रिमेन।
तो मैथमेटिक्स का यही एक बेनिफिट है, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को हैंडल करने के। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू आर ऑल फेमिलियर विद द y - 6 इज कमिंग, डन। नाउ लेट अस द नेक्स्ट क्वेश्चन टेक 72 डिवाइडेड बाय 8। अगेन यहाँ पे चेक करना है पहले कि 72 अपने आप में कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। 8 भी अपने आप में कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। दोनों इंटीजर्स अपने आप में पॉजिटिव है, यानी ये सेम साइन लेकर आए हैं। जब ये सेम सिंबल लेकर हमारे पास आते हैं तो ये दूसरा वाला केस हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। दूसरा वाला केस ये कहता है कि जब दोनों इंटीजर सेम सिंबल के होते हैं और आप डिवीजन प्रोसेस के साथ चलते हो, यानी अगर आपको डिवीजन प्रोसेस करनी है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। बट पॉजिटिव करके कोई आंसर लिखना, पॉजिटिव करके कोई नंबर लिखना, ये मैथमेटिक्स में लिटिल बिट मीनिंगलेस, मतलब मीनिंगलेस नहीं है पर हम नहीं लिखते। ठीक है, यानी पॉजिटिव सिंबल नहीं करना है। तो 72 डिवाइडेड बाय 8 वी नो दैट 9, देन 9 इज पॉजिटिव, 9 इज माय आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको बस यही याद रखना था कि जब डिफरेंट साइन आती है तो डिवाइड करने के बाद नेगेटिव में आंसर मिलता है, जब सेम साइन आती है तब डिवाइड करने के बाद आंसर मिलता है वो पॉजिटिव में मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब क्या करेंगे अगर हमारे डिवाइड की प्रोसेस में कहीं जीरो आ गया तो, जैसे कि अगर मैं लिखूं, अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 0 लिखूं तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि न्यूमरेटर में 5 मिला और डिनोमिनेटर में 0 मिला। और अगर मैं 0 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ, 0 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 है वो मेरे न्यूमरेटर में है जबकि 5 मेरा डिनोमिनेटर में है। अब देखिए बच्चों, चाहे तो मैं 5 डिवाइडेड बाई 0 लिखूं या तो मैं 5 न्यूमरेटर में और 0 डिनोमिनेटर में लिखूं, दोनों का मीनिंग एक ही है, ये आप जानते हो। या तो 0 डिवाइडेड बाई 5 लिखो या तो 0 के डिनोमिनेटर में 5 लिखो, बोथ हैव सेम मीनिंग। दोनों के जो मीनिंग है ना, ये दोनों के मीनिंग सेम है। तो बच्चों अब आपको ये बताना है कि जब डिवीजन इन्वॉल्विंग 0, यानी हमारे डिवाइड की प्रोसेस में नो डाउट 0 भी अपने आप में एक इंटीजर है कि नहीं है, हाँ 5 भी इंटीजर है, यस। तो कहने का मतलब दोनों हमारे पास इंटीजर है, 5 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर। जबकि हम इंटीजर चैप्टर ही चला रहे हैं और डिवीजन कर रहे हैं इंटीजर्स के साथ, तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि भाई इंटीजर्स में जब पॉजिटिव इंटीजर्स आया, सेम साइन वाले आते हैं, डिफरेंट सिंबल वाले आते हैं, तो फिर इंटीजर्स में कैसे डिवाइड करना होता है वो हमने देखा। पर बच्चों जब इंटीजर्स में 0 आ गया, या तो न्यूमरेटर पार्ट में या तो डिनोमिनेटर के पार्ट में, जब 0 आ जाता है तब क्या होता है। तो देखिए एक सिंपल सा रूल्स है, आप लोगों को बस एक ही याद रखना है मैटर, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको बस एक ही याद रखना है। ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए नहीं, कभी भी 0 डिनोमिनेटर होना चाहिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर 0 है, आप देखो यहाँ पे नहीं, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। और मैथमेटिक्स में जब तक आप पढ़ते रहो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए नहीं, चाहे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहो आपको ये बात याद रखनी है। अब ऐसा क्यों होता है, डिनोमिनेटर कदापि 0 होना चाहिए नहीं, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्यों आप कह रहे हो, क्या कोई रूल्स है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए? रूल्स भी है इसके पीछे के, बहुत सारे रूल्स है इसके पीछे की, बहुत सारी स्टोरीज भी है, बहुत सारी कहानियां हैं। जब हम स्कूल ओपन होंगे तब हम आपके सामने ये प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि भाई डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होता। बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है आपके जैसे लिटिल बच्चों के साथ जुड़ी हुई, बहुत सारी ऐसी स्टोरियां है जो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बात है, इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, जब डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तब इसका जो आंसर है ना, इसको आंसर को हम बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं, अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं? अनडिफाइंड, डिफाइन का मतलब होता है कि कोई मैथमेटिशियन ने आंसर डिफाइन किया होगा, और ये तो अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी मैथमेटिशियन अब तक इसको सोल्व नहीं कर पाया,
जब डिवाइड में 0 आता है तब क्या करना होता है, यह अभी किसी मैथमेटिशियन को भी नहीं पता, और इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। पर जब 0 डिवाइडेड बाई 5 आया तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई इंटीजर है, 0 तो नहीं है, 0 तो ऊपर बैठा है। ऐसे केस में आप लोगों को याद रखना है आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि a डिवाइडेड बाई 0 आया, a यानी कोई ना कोई इंटीजर, a डिवाइडेड बाई 0 आया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा बच्चों? अनडिफाइंड, यानी इसका डिफाइन नहीं हो सकता। पर अगर 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर आया, इंटीजर्स आया, वोल नंबर आएगा, फ्रैक्शन आया, कोई भी 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर आया, ठीक है, तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। इसको एक बेसिकली हम देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। देखिए क्यों ऐसा होता है, मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है कि भाई डिवाइड में जब 0 आता है तो आंसर अनडिफाइंड तरफ मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, न्यूमरेटर में 0 आता है तो चलता है, तो 0 आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई मैं 3 करता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलता है? 5 मिलता है। 3 5 जा 15, ठीक है। इट मीन्स दैट हाउ मेनी 3 we need to add, how many times we need to add 3 it's getting for getting the 15। समझ में आ रही है बात? मैंने जब 15 डिवाइडेड बाई 3 लिखा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई 3 को मैं कितनी बार ऐड करूं, 3 को मैं कितनी बार ऐड करूं, 3 जो है इसको मैं कितनी बार ऐड करूं, कितनी बार मैं 3 को ऐड करता जाऊं कि मुझे रिजल्ट में लास्ट में 15 मिले, तो वो आंसर मिलता है कि 5 टाइम। 5 टाइम्स यानी अगर 3 ने मैंने 1 टाइम ऐड किया, 3 दूसरे टाइम, थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, देन 5 टाइम। देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सो दिस आर नथिंग बट 5 टाइम्स 3। 5 टाइम्स व्हाट? 5 टाइम्स 3, मैंने 5 टाइम्स 3 को ऐड किया, ठीक है, और मुझे 15 मिल गया। इसलिए कहते हैं कि 3 को मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूं तो मुझे 15 मिलता है। इट्स नॉट बट 3 5 जा 15। ओके, क्लियर बच्चों? अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर में 0 डाल देता हूँ। सेम क्वेश्चन मैं डिनोमिनेटर में 0 डाल देता हूँ। देखिए 15 डिवाइडेड बाई 0, तो मुझे वापस यही सोचना है कि 0 को मैं कितनी बार ऐड करूं, 0 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे 15 मिल जाए। अभी मैंने क्या देखा था यहाँ पे, देखिए 15 डिवाइडेड बाई मैंने 3 किया था, 15 और 3 मेरे पास अपने आप में एक इंटीजर है। तो नीचे वाला जो नंबर है यानी डिनोमिनेटर वाला नंबर को मैं कितनी बार ऐड करूं, डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको मैं कितनी बार ऐड करूं, नॉट ओनली 3। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा केस ये है कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं चलता। देखिए भाई डिनोमिनेटर में अगर यहाँ 3 होता है तो मैं यही सोचूंगा कि भाई डिनोमिनेटर वाले जो मेंबर है उसको मैं कितनी बार प्लस करूं कि मुझे ऊपर वाला नंबर मिल जाए, ऊपर वाला मेहमान मिल जाए। यानी 3 को मैं, अगर 3 को मैंने एक बार रखा तो 3 का 3 हो गया, 3 को मैंने 2 टाइम्स प्लस किया तो 3 का 6 हो गया, 3 को 3 टाइम्स ऐड किया तो 9 हो गया, 3 को 4 टाइम्स ऐड किया तो 12 हो गया, और 3 को 5 टाइम्स ऐड किया देन इट्स गिव 15। यानी 3 को मैंने 5 टाइम्स ऐड किया और मुझे ऊपर वाला नंबर मिल गया, ठीक है। और इसीलिए दुनिया कहती है कि भाई इसका आंसर मिलता है 5। अंडरस्टूड नाउ बच्चों? अब यहाँ पे देखिए सेम थिंग अगेन, सेम टाइम थिंक नाउ। जैसे यहाँ पे थिंकिंग किया वैसे ही आप यहाँ पे सोचो, नीचे वाला डिनोमिनेटर को मैं कितनी बार ऐड करूँ कि मुझे 15 मिल जाए। 0 एक बार ऐड करूँ, दूसरी बार 0 को ऐड करूँ तो 0 प्लस 0 हाउ मच इज गेटिंग 0। चलो 3 बार ऐड करके देखते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 बार ऐड करने से भी क्या मुझे 15 मिला? बिल्कुल नहीं, मुझे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 करने से 0 ही मिलता है। 4 टाइम्स ऐड करूं तो भी 0, 5 टाइम्स ऐड करूं तो भी 0, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, infinite time if you try to add the 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 but you never getting 15। try to understand, it's very easy। आप infinite time सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, बस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस करते रहो, आपको 15 मिलेगा ही नहीं, आपको तो बिल्कुल 15 नहीं मिलेगा भाई। तो हम क्या करें ऐसे केस में, क्या करें? 15 डिवाइडेड बाई 0 करने से एक भी मुझे ऐसा 0 नहीं मिला कि मैं कितनी बार 0 को
no any numbers of zero which time to I add the plus 0 0 0 0 and I getting 15, no 15 नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो अनडिफाइंड टर्म है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक दूसरी भी मैटर है, वो मैं स्कूल ओपन होगा तब पर आपको बताऊंगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये जो है ना ये अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कदापि जीरो होना चाहिए। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेटर कदापि जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ न्यूमरेटर होगा तो सिंपल है, देखिए न्यूमरेटर में आया ना तो सिंपल है। देखिए अगर मैंने लिखा 0 डिवाइडेड बाई 15 लिखा तो क्या मीनिंग हुआ, 15 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए? नो 15 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि जीरो मिल जाए? नो एनी टाइम, नथिंग, मुझे इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग। 15 को हमें कितनी बार ऐड करना है? एक भी बार ऐड नहीं करना है, एक भी बार ऐड नहीं करूंगा तो जीरो। समझ में आ रही है बात? 10 15 जीरो हो जाए जीरो। अगर 0 डिवाइडेड बाई 8 मिला तो भी गिव्स जीरो, 0 डिवाइडेड बाई 3 मिला तो भी जीरो, 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई एप्पल आया तो भी जीरो, इस टाइप का। ठीक है, कोई भी आया 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स जीरो, बट समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इट गिव द अनडिफाइंड टर्म। ओके बच्चों, ये तो डिवीजन जब प्रोसेस में जीरो इन्वॉल्व होता है, डिवाइड के प्रोसेस में जब जीरो इन्वॉल्व होता है तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जब तक भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आना चाहिए नहीं, ऊपर चलेगा नीचे नहीं चलेगा। डिनोमिनेटर में जीरो आया यानी अनडिफाइन हो जाएगा, अगर ऊपर जीरो आया तो आपको आंसर में जीरो ही होगा। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स जीरो। ठीक है, ओके चलो अभी हम देखेंगे डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स के साथ डिवीजन की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, आप लोगों को तो उसके नाम भी याद रह गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी चलो देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी ये था, एडिशन के लिए ये था कि अगर a प्लस बी करूं, अपने आप में दोनों अगर इंटीजर्स है तो थर्ड वाला रिजल्ट भी मुझे इंटीजर्स में मिलना चाहिए। अगर a माइनस बी करूं, ये इंटीजर सब्ट्रैक्ट बाय ये इंटीजर, देन रिजल्ट में भी मुझे इंटीजर्स ही मिलना चाहिए। अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय बी करूं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर्स ही मिलना चाहिए। ठीक है, यानी अगर मैं चाहे कोई भी ऑपरेशन करूं, प्लस वाला, नेगेटिव वाला यानी माइनस वाला या तो मल्टीप्लाई वाला, अगर रिजल्ट मुझे इंटीजर्स के साथ प्लस करने के बाद इंटीजर्स मिलता है, फिर कोई भी आंसर हो, ठीक है, इंटीजर्स में आना चाहिए, बस हमारा काम है इंटीजर्स आता है कि नहीं। अगर कोई दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं और इंटीजर्स मिला कि नहीं, दो को अगर मल्टीप्लाई करूं और वो दोनों भी वापस इंटीजर्स ही होने चाहिए। दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स देता है, दो मल्टीप्लिकेशन का दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन का इंटीजर्स मिलता है, दो इंटीजर्स का एडिशन का इंटीजर्स मिलता है। ये तीनों केस हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखे और रिजल्ट में था यस, मिलता है भाई। अगर दो इंटीजर्स होंगे और आप उसका प्लस चाहे माइनस या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको इंटीजर्स ही मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा, बट मिलेगा तो इंटीजर। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई भी दो इंटीजर्स को डिवाइड करूं, यानी a डिवाइडेड बाई b करूं, a भी मेरे लिए इंटीजर है, b भी मेरे लिए इंटीजर है। कोई दो इंटीजर्स को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या रिजल्ट में मुझे इंटीजर्स मिलता है? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, और ये मुझे देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। Let us take the one example. Suppose that let us I try to 15 divided by 3. That's a very interesting example. बहुत बार मैंने इस एग्जाम्पल को टेक किया है। ठीक है, चलो बदल देते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे कि 21 डिवाइडेड बाई 7। तो 21 डिवाइडेड बाई 7, 21 मेरा a हो गया, 7 है वो मेरा b हो गया। क्या a और b अपने आप में इंटीजर है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, 21 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर। तो भाई दोनों इंटीजर्स तो है। अब ये इंटीजर्स को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट में इंटीजर मिलेगा? लेट अस चेक।
21 divided by 7. We know that 20. How to we can split the 21? 7 3s are 21, and here 7 7 cut, then result getting 3. 21 भी पॉजिटिव, 7 भी पॉजिटिव. यहाँ पे देखो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पॉजिटिव है. जब पॉजिटिव सिंबल होता है तो रिजल्ट में मुझे सेम साइन वाला यानी पॉजिटिव मिलता है. तो रिजल्ट में भाई मुझे 3 मिला. तो ये एग्जांपल के साथ हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, दोनों इंटीजर्स अगर होंगे और डिवाइड करेंगे तो मुझे इंटीजर मिलेगा. बट वेट, प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो कोई एक एग्जांपल के लिए पर्टिकुलर डिफाइन नहीं की जा सकती. मैंने ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. अब कोई बच्चे ने अनदर एग्जांपल लिया तो वहां पे भी उसको इंटीजर मिलना चाहिए. तो ये हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन प्रोसेस आर वेरीफाइड, या तो फॉलो, अदरवाइज नहीं. मान ले कि दूसरा एग्जांपल टेक करते हैं, जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 3. अब आप देखिए 5 का मैं 3 के साथ डिवाइड करूंगा, या तो मैं कहूँ 5 डिवाइडेड बाई 2. बड़ा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं. 5 डिवाइडेड बाई 2, क्या 5 इंटीजर्स है? हाँ, ये मेरा इंटीजर है. क्या 2 भी इंटीजर है? 2 यानी बी भी मेरा इंटीजर है. ए और बी, ए एवं बी दोनों मेरे इंटीजर्स है. तो रिजल्ट में क्या इंटीजर्स मिलता है? अगर यहाँ पे इंटीजर्स मिल गया ना तो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ऐसा मैं कह दूंगा. अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम कहेंगे डिवीजन प्रोसेस इज नॉट ओबे अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी. So let us start. The 5 divided by 2, 5 divided by 2, and we know that how to do this type of questions. 5 divided by 2 बहुत बार आपने छोटे क्लास में किया है. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 मिलेगा. अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. तो फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर जीरो टेक करते हैं. 2 5 जा 10, सब्ट्रैक्ट करा तो 0 0 मिला. तो आंसर में मुझे 2.5 मिला. तो चलो रख देते हैं भाई, 2.5 रख देते हैं. ठीक, 2.5 रख दिया. देखिए 2.5. ओके, नाउ लेट अस ट्राई. 5 मेरा इंटीजर था, 2 मेरा इंटीजर था, पर क्या 2.5 मेरा इंटीजर है? तो इंटीजर्स में कौन कौन आते थे? एक तो 0 आता था, 1 2 3, ऐसे आप चलते जाओ फिर भी कोई खत्म नहीं होगा. यानी इसको कहते हैं इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर. इसको कहते हैं इनफाइनाइट का सिंबल. इनफाइनाइट इज नॉट एनी नंबर, इट इज ए इमोशन. इनफाइनाइट कोई इंटीजर नहीं है, ये एक इमोशन है जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं. इनफाइनाइट यानी अनंत वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर जो किसी को अब तक पता ही नहीं है. अगर आपने 1000 सोचा तो 1000 से भी बड़ी नंबर. अगर आपने 10,000 सोचा तो 10,000 से भी बड़ी नंबर. अगर आपने 1 लाख, ठीक है, 1 लाख अगर आपने एज्यूम किया तो 1 लाख से भी बड़ी नंबर. अगर आपने 10 लाख एज्यूम किया तो 10 लाख से भी बड़ी नंबर. कहने का मतलब जो नंबर आप एज्यूम कर सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी नंबर को कहते हैं इनफाइनाइट. बट इनफाइनाइट इज नॉट एनी नंबर. इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर एक नंबर नहीं है. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई इनफाइनाइट की वैल्यू इतनी है. इनफाइनाइट एक इमोशन है जो मैथ्स में हम यूज करेंगे, 10th 11th 12th में बहुत यूज करेंगे. ओके, 0 1 2 3, देन यहाँ पे -1 -2 -3, ऐसे कहाँ तक? ऐसे ये नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर. अब ये जो इंटीजर्स मैंने लिखे हैं, इस इंटीजर्स में क्या कोई डेसिमल वाले नंबर आए? यहाँ पे तो कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आया. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ डिवाइड करने के बाद हर बार इंटीजर मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, कई बार इंटीजर्स मिलता है. देखा आपने 3 मिला था मुझे, पर कई बार इंटीजर्स नहीं भी मिलते हैं. जैसे कि यहाँ पे डेसिमल मिला, जो डेसिमल वाले नंबर है. डेसिमल वाले नंबर को हूँ या तो फिर इसको 25/10 लिखूँ तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया. यहाँ से ये कैसे आया ये आप सोचिए. मैंने यहाँ से ये क्यों लिखा वो आप सोचिए. ठीक है, आपको पता है कि ये कैसे आया. तो कहने का मतलब हर बार ऐसा नहीं होता कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर गिव इंटीजर. कई बार डेसिमल भी आते हैं, कई बार फ्रैक्शन भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स डोंट ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी. हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लास्ट वाली लाइन हम ये लिख सकते हैं कि इंटीजर्स जो है हमारे, इंटीजर्स डोंट ओबे क्लोजर प्रॉपर्टी. भाई क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स फॉलो नहीं करते. ठीक है,
क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स फॉलो नहीं करते। कब? अंडर द डिवाइड प्रोसेस, जब हम डिवाइड क्या काम करते हैं तब। मल्टीप्लाई में होता है, माइनस में होता है, प्लस में होता है। जब दो इंटीजर्स का प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, आपको इंटीजर्स मिलेगा। पर जिस दिन आप डिवाइड करने जाओगे तो ऐसा कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही मिलेगा, चाहे कोई भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, ओके, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको अपने हिसाब से चेक करनी है। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ कि दो इंटीजर्स को, आप कोई भी दो इंटीजर्स को टेक करो, आप कोई भी दो इंटीजर्स को उठाओ, और अगर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोगों को ये अपने हिसाब से करना है, आपको मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होते, पर घर पे हम ये चेक कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। यानी आप लोगों को करना क्या है कि भाई a डिवाइडेड बाई बी करना है, b डिवाइडेड बाई a करना है। याद रहे डिवाइड प्रोसेस कर रहे हैं इसीलिए डिवाइड ही रखेंगे। a और b मेरा कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a का रिजल्ट क्या सेम मिलता है, क्या इक्वल होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई इक्वल होता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर होता है तो कहना कि हाँ भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और अगर नहीं होता तो कहना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ठीक है, आपको ये होमवर्क में करना है। मैं कहता हूँ दो एग्जाम्पल्स लोगे, आप कोई भी दो एग्जाम्पल पिकअप करोगे अपने हिसाब से। यहाँ पे जो ये भी रखो वहीं यहाँ पे रखना है। किसने यहाँ पे 5/3 रखा और फिर यहाँ पे 5/8 रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। 5/3 देन यहाँ पे 3/5, और दोनों का रिजल्ट क्या सेम मिलेगा, ये आपको डिवाइड करके देखना है क्वेश्चन क्या मिलता है। So I hope if you take the two example yourself, then you realize that the commutative property does not obey under the addition process. ठीक है बच्चों, ये नहीं होता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे घर पे। ठीक है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको a का डिवाइड करना है b डिवाइडेड बाई c के साथ, और फिर पहले ए बी का डिवाइड करना है, फिर उसका जो रिजल्ट मिले उसको सी के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे ए बी और सी कोई ना कोई इंटीजर होने चाहिए। अगर आपको ये करने के बाद दोनों के रिजल्ट सेम मिले, देन आपको कहना है कि डिवीजन प्रोसेस में इंटीजर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको कहना है कि इंटीजर डज नॉट ओबे द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर द डिवीजन प्रोसेस। ओके, so I hope you understood now these three types of property: closure property, commutative property और associative property। ठीक है, आपको मैं हिंट दे दूं, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी फॉलो होती नहीं है। ठीक है, इन डिवाइड में फिर भी आपके ये इसको दोनों कट लेकर कोई एग्जांपल अपने हिसाब से करने हैं घर पे बैठे बैठे। ओके बच्चों, यहाँ तक आज का वीडियो लेक्चर रखते हैं। इसके बाद हम लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.3 स्टार्ट करेंगे। लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.3 में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में।